नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट अर्थात इंटरनेट का परिचय लेसन के अंतर्गत यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डोमेन नेम सिस्टम, वेब ब्राउज़र और HTTP के बारे में बताने जा रहा हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक वेबसाइट ओपन करने के जो प्रमुख घटक हैं उनमें वर्ल्ड वाइड वेब और वेबसाइट, इन दो घटकों के बारे में बताया था। अब मैं आपको इस वीडियो में शेष जो घटक हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। तो उनमें पहला है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो देखिए दोस्तों, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं URL। ये एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि URL की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको लिखना होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसे आमतौर पर एक वेब एड्रेस के रूप में जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो URL बॉक्स होता है वो एक वेब एड्रेस के रूप में जाना जाता है। हम इंटरनेट पर कोई भी साइट सर्च करें तो उसका जो है एड्रेस हम URL बॉक्स में लिखते हैं। ये आप सभी जानते होंगे। तो ये क्या है, एक वेब एड्रेस के रूप में जाना जाता है। एक वेब रिसोर्स का संदर्भ है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पर उसे संसाधन का स्थान दर्शाता है। ये क्या है, जो URL जो है एक वेब रिसोर्स का रेफरेंस है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पर उसे संसाधन का क्या दर्शाता है, स्थान दर्शाता है और उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। URL जो होता है ये वेब पृष्ठों के संदर्भ के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। जो वेब पृष्ठ हैं उनके संदर्भ के लिए ये सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हम कोई भी साइट इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो हम जो हैं उस साइट के पहले पेज के बाद उसके वेब पेजों पर जाते हैं, फिर उनके कई पृष्ठों पर जाते हैं। तो इन सब के लिए URL जो है बहुत ही उपयोगी है। आगे देखिए दोस्तों, लेकिन यह फाइल स्थानांतरण, ईमेल या डेटाबेस एक्सेस करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जो URL है इसका उपयोग हम फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ईमेल या डेटाबेस एक्सेस करने के लिए भी करते हैं। और अधिकांश ब्राउज़र जो हैं वो वेब पेज के URL को एड्रेस बार में प्रदर्शित भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जो वेब पेज का URL है वहाँ एड्रेस बार में इसको प्रदर्शित भी किया जाता है। तो URL जो है एक वेबसाइट, फाइल या दस्तावेज का सामान्य प्रारूप में एक इंटरनेट एड्रेस है। URL क्या है, एक तरह से एक वेबसाइट का बोल दीजिए या फाइल का या दस्तावेज का एक इंटरनेट एड्रेस है। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक एड्रेस लिखा हुआ है। देखिए, किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो इस तरह होता है। आपने देखा होगा, यहाँ देखिए ये एक एड्रेस मैंने लिया है। इसको मैं किस तरह बोलता हूँ वो आप देखिए, HTTP://
www.address/directories/file name। अब दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ हैं। अब मैं आपको देखिए यहाँ पे एक URL का मैंने आपके बुक से एक फ़ोटो भी लिया है और वो चित्र के माध्यम से मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि URL जो है देखो क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो ये लिखा हुआ है HTTP, ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है। आप सभी जानते हैं कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो है एक प्रोटोकॉल है। इसके बाद दोस्तों देखिए www, ये क्या है? आप सभी जानते हैं ये है सब डोमेन, इसको कहते हैं सब डोमेन। ये लिखा हुआ है www और देखो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, समझ रहे आप? इसको ध्यान से समझिए। ये क्या है? सब डोमेन है और ये जो है ये है प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल, देखो ये लिखा हुआ है गूगल, यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है। तो ये है डोमेन नेम। ये क्या है? डोमेन नेम है, इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा हर एड्रेस के पीछे .com, .org, जो है को, .in ये लिखा होता है। तो इनको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। ये टॉप लेवल डोमेन है। और लास्ट में जो है ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये है फाइल पाथ। इसको हम जो है index.html लिखा हुआ है, ये फाइल का पाथ है। तो इस तरह से दोस्तों ये URL है। और इसको हम पूरा बोलें तो यहाँ बोल सकते हैं, देखिए http://www.google.com/index.html। तो इस तरह से ये जो है एक फाइल का नाम बनता है। आप सभी इसको देख लीजिए। ये एक एड्रेस बनता है और इसी एड्रेस से हम जो है उस वेबसाइट पर पहुंचते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक URL होता है। जो इंटरनेट से जो कंप्यूटर जुड़ा होता है तो उसका सभी का अपना एक यूनिक URL होता है, जिसके बिना दूसरे कंप्यूटर उस तक नहीं पहुंच सकते। आमतौर पर एक URL को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। या फिर देखिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको फिर लिया है कि http://www.example.com/index.html। यहाँ पर मैंने एक आपको जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं इनका मैंने एक आपको यहाँ पर समझाने के लिए एक चित्र भी लिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, टॉप लेवल डोमेन, अभी मैंने जो चित्र बताया था आपको मैंने, ये जो है ये टॉप लेवल डोमेन है .com। तो देखिए आपने इनको देखा होगा, ये टॉप लेवल डोमेन जो है, अगर मान लीजिए .com लिखा हुआ है तो वो व्यावसायिक है
व्यापार हेतु उसका उपयोग हो रहा है। अगर .edu लिखा हुआ है तो वो एजुकेशन के लिए है, विश्वविद्यालय के उपयोग हेतु। .gov लिखा हुआ है तो वो गवर्नमेंट है, विभिन्न देशों की सरकार एवं भारत और विभिन्न राज्यों की सरकार। अगर .net लिखा हुआ है तो वो नेटवर्क है, नेटवर्क प्रोवाइडर। और अगर .org लिखा हुआ है तो वो ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई भी गैर लाभकारी और अन्य संगठन। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है सभी ये टॉप लेवल जो है डोमेन है। इनको आप सभी जानते हैं कि जितने भी वेबसाइट के एड्रेस होते हैं उन सभी के लास्ट में ये ज़रूर आपको लिखे हुए मिलते हैं। इनको हम टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, टॉप लेवल डोमेन इंटरनेट पतों में आमतौर पर सबसे अंत में लगने वाला डोमेन है। ये जो सबसे अंत में लगने वाला डोमेन है आप सभी जानते हैं। और सर्च इंजन सर्च करते समय टॉप लेवल डोमेन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जो सर्च इंजन है वो क्या है, सर्च करते समय टॉप लेवल डोमेन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने एक फिर एग्जाम्पल लिया हुआ है www.shivpublications.com। ये मैंने एक उदाहरण लिया है कि यहाँ पे .com जो है ये टॉप लेवल डोमेन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि टॉप लेवल डोमेन क्या होते हैं और URL क्या होता है, जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। अब दोस्तों अगला आता है डोमेन नेम सिस्टम। ये चौथा पॉइंट है वेबसाइट ओपन करने का। इसको हम चौथा घटक भी बोल सकते हैं। इंटरनेट में कई वेबसाइट और IP एड्रेस होते हैं। देखो दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम जो है उसको समझने के लिए आप पर ये समझ लीजिए कि इसको शॉर्ट में DNS बोलते हैं। और DNS की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। एग्जाम में ये कई बार आ चुकी है, आप इसको याद कर लें। तो इंटरनेट में कई वेबसाइट और IP एड्रेस होते हैं। DNS वेब के लिए फोन बुक के ये समान है। DNS कोई URL को किसी फोन नंबर में रूपांतरित करने के बजाय IP एड्रेस में ट्रांसफ़र कर देता है। जो DNS होता है ये URL को किसी फ़ोन नंबर में रूपांतरित करने की बजाय ये क्या करता है, IP एड्रेस में उसको ट्रांसफ़र कर देता है, जिसे यूज़र उस साइट तक पहुंच सके। आप IP एड्रेस के जरिए भी उस साइट तक पहुंच सकते हैं। DNS जो है डोमेन नेम, ये IP एड्रेस को मिलाने का कार्य करता है। DNS क्या करता है, डोमेन नेम और IP एड्रेस इन दोनों को मिलाने का कार्य करता है और यह डाटा का एकत्रीकरण भी करता है। यह पद्धति इंटरनेट यूजर को एक आसान डोमेन नेम प्रयोग करने की सुविधा भी देता है। ये जो पद्धति है डोमेन नेम सिस्टम, ये इंटरनेट यूजर को जो इंटरनेट का उपयोग करता है उसको आसान डोमेन नेम प्रयोग करने की सुविधा देता है। आगे देखिए दोस्तों, प्रत्येक वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है। अब IP एड्रेस क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। देखो दोस्तों, जितनी भी वेबसाइट होती हैं उनका एक IP एड्रेस होता है
और एक एड्रेस के जरिए उस वेबसाइट तक हम पहुंच जाता है। एक एड्रेस के जरिए ही उसे वेबसाइट तक पहुंच जाता है। जैसे देखिए, ये एक आईपी एड्रेस है 66.101.25.160। तो इस प्रकार के प्रारूप में होता है आईपी एड्रेस। आपने देखा होगा, ये एक आईपी एड्रेस है जिसे याद रखना जो है मुश्किल होता है। आईपी एड्रेस को आप याद नहीं रख सकते, जबकि जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको आप याद रख सकते हैं। इसलिए ही डीएनएस प्रयुक्त होता है। इसलिए हम आईपी एड्रेस के बजाय डीएनएस को याद रखते हैं, क्योंकि डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने और उनका इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल में ट्रांसलेट करने का एक तरीका है। जो डोमेन नेम सिस्टम है डीएनएस, वो क्या है, इंटरनेट नामों का पता लगाने के लिए और उनका इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल में ट्रांसलेट करने का एक तरीका है। एक डोमेन नेम एक इंटरनेट एड्रेस को याद रखने का एक सार्थक और एक आसान तरीका भी है। ये सार्थक भी है और एक आसान तरीका भी है। आगे देखो दोस्तों, डोमेन नेम जो होता है, डोमेन नेम सिस्टम कंप्यूटर सेवाओं या किसी भी इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए एक श्रेणीबद्ध वितरित नामकरण प्रणाली है। ये क्या है कि एक नामकरण प्रणाली है जो कंप्यूटर या कोई भी सेवा या किसी भी इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए। यह डोमेन नेम जो कि मनुष्यों द्वारा आसानी से याद किए जा सकते हैं, को संख्यात्मक आईपी एड्रेस में परिवर्तित करने का भी एक तरीका है। क्योंकि हम डोमेन नेम को आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस को याद नहीं रख सकते, जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर सेवाओं में डिवाइस के लिए दुनिया भर में होती है। आप देखिए, हमको डोमेन नेम की आवश्यकता जो है हर समय होती है, दुनिया भर में होती है। डोमेन नाम प्रणाली सभी इंटरनेट सेवाओं की सुविधा का एक आवश्यक घटक है। जो डोमेन नाम प्रणाली है, ये इंटरनेट सेवाओं की सुविधा का एक आवश्यक घटक है, क्योंकि यह इंटरनेट की प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विस है। ये क्या है? इंटरनेट की प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विस। डोमेन नाम जो हैं ये अल्फाबेटिक होते हैं, इसलिए याद करने में ये आसान है। इंटरनेट हालांकि वास्तव में आईपी एड्रेस पर आधारित है। हर बार जब आप एक डोमेन नाम का उपयोग करते हैं, तब डीएनएस सेवा इस डोमेन नाम को एक विशिष्ट आईपी एड्रेस में भी बदल देती है। आप खूब जानते हैं दोस्तों कि डोमेन नाम को याद रखना आसान है, लेकिन आईपी एड्रेस को नहीं। अब देखो, उदाहरण के लिए डोमेन नेम है www.example.com। ये एक डोमेन नेम है, तो इसका आईपी एड्रेस क्या होगा? तो दोस्तों इसका आईपी एड्रेस ये है। तो अब आप देखो, आप खुद ही देख लीजिए, इसको आप याद आसानी से रख सकते हैं, लेकिन इसको आपको याद रखने में बहुत सारे प्रॉब्लम या दिक्कत आ सकती है। तो हम डोमेन नेम जो होते हैं उनको आसानी से याद
रख सकते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस को नहीं। आगे देखिए अब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? ब्राउज़र जो है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। ब्राउज़र आपने देखे होंगे, मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये ब्राउज़र है। तो ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करने, प्राप्त करने और प्रदर्शित करने में इस्तेमाल होती है। जैसे इमेज या वेब पेज हो या वीडियो कंटेंट्स, तो ब्राउज़र के जरिए ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लाइंट या सर्वर मॉडल की तरह ब्राउज़र जो होता है वो एक क्लाइंट की तरह काम करता है। ब्राउज़र जो होता है वो एक क्लाइंट की तरह काम करता है जो यूज़र के कंप्यूटर पर रन होता है। ये क्या है? यूज़र जो होता है उसके ये कंप्यूटर पर रन होता है। ब्राउज़र वेब संपर्क सर्वर को संपर्क करके इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद वेब सर्वर सूचना प्राप्त करके वापस वेब ब्राउज़र को भेज देता है। यानी ब्राउज़र जो होता है ये सर्वर को, वेब सर्वर जो होता है, ब्राउज़र जो है ये वेब सर्वर को संपर्क करके इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है और उसके बाद वेब सर्वर सूचना प्राप्त करके वापस वेब ब्राउज़र को भेज देता है। आगे देखिए, फिर ब्राउज़र क्या करता है? इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके कंप्यूटर पर डिस्प्ले कर देता है। जो ब्राउज़र होता है वो जो सूचना उसके पास वापस भेजी जाती है उसको वो प्रोसेस करता है और कंप्यूटर पर डिस्प्ले करता है। और वेब ब्राउज़र इंटरनेट से संबंधित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र इंटरनेट से संबंधित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध वेबसाइट की सूचनाओं को यूजर के कंप्यूटर में प्रदर्शित करता है। यहाँ मैं आपको कुछ बिंदु बता रहा हूँ महत्वपूर्ण, आप उनको ध्यान से समझिए जो वेब ब्राउज़र से संबंधित हैं। उनमें मुख्य है, यूजर इंटरनेट का प्रयोग वेब ब्राउज़र के माध्यम से ही करता है। दूसरी बात, विश्व का सबसे पहले वेब ब्राउज़र या सबसे पहले टेक्स्ट वेब ब्राउज़र जो है वर्ल्ड वाइड वेब था। ये सबसे पहले था जो कि टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1990 में बनाया गया। वर्ल्ड वाइड वेब इसको टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1990 में बनाया गया। अगला बिंदु देखिए महत्वपूर्ण, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र जो है वो था एयरबेस था। इसके पश्चात 1993 में मार्क एंडरसन द्वारा मोज़ेक, जिसको मोज़ैक भी बोलते हैं, वो वेब ब्राउज़र बनाया गया जो कि दुनिया का पहला लोकप्रिय इंटरनेट ब्राउज़र बन गया। किसने बनाया इसको? 1993 में मार्क एंडरसन द्वारा मोज़ेक नाम का एक वेब ब्राउज़र बनाया गया जो पूरी दुनिया में एक लोकप्रिय इंटरनेट ब्राउज़र बन गया। आगे देखिए, वेब ब्राउज़र के मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, इनको आप ध्यान समझिए जो आप खूब जानते हैं। उनमें मुख्य है, देखिए, इंटरनेट
एक्सप्लोरर, ये उसका चित्र है, देखो यहाँ पे ये रहा, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का डायग्राम है। इस तरह आपने देखा होगा ई लिखा हुआ। इसके बाद आगे देखिए ब्राउज़र में नेट एस्केप नेविगेटर, गूगल क्रोम, ये गूगल क्रोम है, ये आपने देख रखा होगा और आजकल सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है। मोज़िला फायरफॉक्स, ये मोज़िला फायरफॉक्स है, ये भी आपने देख रखा होगा। एप्पल सफारी, ओपेरा, ये ओपेरा वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आजकल इसकी जगह आया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह आया है, ये भी आपने देखा होगा। और जो है एप्पल सफारी है, ये एप्पल सफारी ब्राउज़र है। ये ओपेरा है, ये गूगल क्रोम है, ये मोज़िला फायरफॉक्स है और ये जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इनमें दोस्तों सबसे लोकप्रिय जो ब्राउज़र हैं वो हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज, और या एक और दूसरा है वो है गूगल क्रोम। ये दो जो ब्राउज़र हैं ये सबसे लोकप्रिय हैं। ये मैंने ब्राउज़र का एक फ़ोटो आपकी बुक से लिया गया है। अब आगे देखिए और महत्वपूर्ण बिंदु, इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए हम F11 कुंजी का उपयोग करते हैं। अगला है वेब ब्राउज़र इंटरनेट तथा यूजर के मध्य जो है इंटरफेस का कार्य करता है। अगर देखें दोस्तों हमको इंटरनेट ब्राउज़र विंडो की स्क्रीन फुल करनी है तो वहाँ हम F11 कुंजी का प्रयोग करेंगे। और अगर वेब ब्राउज़र जो है ये इंटरनेट और यूजर के मध्य एक इंटरफेस का कार्य करते हैं। आगे देखो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। एज को विंडो 10 के रिलीज के साथ एक नए ब्राउज़र के रूप में पेश किया गया। जैसे ही आपने विंडो 10 देखी होगी तो उसके रिलीज के साथ ही इसको भी एक नए ब्राउज़र में पेश किया गया है। यह एक सरल और न्यूनतम इंटरफेस प्रदान करता है जिससे इंटरनेट ब्राउज करना बहुत ही आसान हो जाता है। आगे देखिए टैब, आप जानते हैं जब इंटरनेट चलाते हैं तो आप इंटरनेट में टैब भी आता है, टैब के जरिए हम दूसरी वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं, तीसरी भी ओपन कर सकते हैं। एक साथ हम कई वेबसाइटों को टैब के माध्यम से ओपन किया जाता है नए टैब खोल करके। तो टैब जो है एक ब्राउज़र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक टैब जो है एक लिंक प्रदर्शित करता है और ब्राउज़र के शीर्ष पर क्रोम के टैब दिखाई देते हैं। टैब के लिए आप शॉर्टकट Ctrl+T का भी उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोटा विश्वविद्यालय की साइट ओपन कर रखी है और आपको उसी समय राजस्थान विश्वविद्यालय की साइट भी ओपन करनी है तो आप नए टैब के जरिए उसको भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको उसी समय BSER की साइट भी देखनी है तो आप तीसरा टैब ओपन करके आप उसको भी खोल सकते हैं। तो इस तरह हम टैब के माध्यम से कई वेबसाइटों को ओपन कर सकते हैं। अधिकांश प्रमुख वेब ब्राउज़र की यूजर इंटरफेस में कुछ अवयवी होते हैं जिनके नाम अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग हो सकते हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं वो निम्न हैं। हम कुछ एलिमेंट्स भी पढ़ते हैं। जब आप इंटरनेट चलाते हो तो आपको देखिए कुछ बटन हैं वो काम में लेने पड़ते हैं। तो देखिए बैक बटन का प्रयोग वापस पिछले और फॉरवर्ड बटन का प्रयोग अगले रिसोर्स में जाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा
इस तरह एक बटन होता है बैक का और इस तरह एक फॉरवर्ड का भी बटन होता है, जिससे आप पिछले और अगले रिसोर्स में जा सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, रिफ्रेश बटन जो है इसको हम रीलोड बटन भी कहते हैं। इसका प्रयोग मौजूदा रिसोर्स को फिर से लोड करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं, उसका पेज ओपन नहीं हो रहा, तो उसको हम रिफ्रेश बटन के जरिए ओपन कर सकते हैं, फिर से उसको लोड कर सकते हैं, और आपने ऐसा किया भी होगा। स्टॉप बटन का प्रयोग रिसोर्स लोडिंग जो है रद्द करने के लिए किया जाता है, यह आपने किया होगा। और होम बटन जो होता है, होम बटन का प्रयोग यूजर के होम पेज पर लौटने के लिए किया जाता है। आप किसी भी पेज पे हो, अगर आप होम बटन का प्रयोग करोगे तो आप होम पेज पे आ जाओगे, और होम पेज जो होता है वो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है। एक एड्रेस बार जो मानचित्र सोर्स या पेज का यूनिफॉर्म सोर्स आइडेंटिफायर दर्ज करने के काम में आती है। जो एड्रेस बार होती है वो यूनिफॉर्म सोर्स आइडेंटिफायर दर्ज करने में काम आती है। और एक स्टेटस बार जो रिसोर्सेज या पेज को लोड करने की प्रोग्रेस दर्शाती है, साथ में उसमें जूमिंग बटन भी होते हैं। आपने देखा होगा, आप जूमिंग बटन के जरिए उस पेज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अगला है व्यू पोर्ट। ब्राउज़र विंडो के भीतर वेब पेज का दृश्य क्षेत्र होता है। प्रमुख ब्राउज़र में एक वेब पेज के भीतर सर्च करने के लिए इंक्रीमेंटल फाइंड फीचर भी होता है। जो प्रमुख ब्राउज़र होते हैं, तो आप एक वेब पेज के भीतर अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ आपको एक इंक्रीमेंटल फाइंड फीचर भी मिलता है। आगे अधिकतर ब्राउज़र HTTP, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर को सपोर्ट करते हैं। और वेब कैश डाउनलोड हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री को नष्ट करने के लिए त्वरित और आसान तरीके प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि ये HTTP क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत सारी साइटों को ओपन करते हैं तो आपने HTTP देखा होगा, और HTTP के आगे जो है आपने देखा होगा एक लिखा होता है S। HTTP के आगे आपने S भी लिखा देखा होगा, तो वो है HTTPS। तो देखिए दोस्तों, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP वितरित सहयोगी हाइपर मीडिया सूचना प्रणाली के लिए एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ये क्या है? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। यह वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा संचार का आधार है। ये क्या है? डेटा संचार का एक आधार होता है। हाइपर टेक्स्ट सेल्फ क्रिएटेड टेक्स्ट होता है जो हाइपर लिंक का उपयोग करता है, और HTTP हाइपर टेक्स्ट का आदान प्रदान या हस्तांतरण करने का प्रोटोकॉल है। ये जो HTTP होता है ये हाइपर टेक्स्ट का या तो आदान प्रदान करता है या इसको ट्रांसफ़र करने का एक प्रोटोकॉल है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में एक अनुरोध प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल के रूप में HTTP कार्य करता है। जो क्लाइंट सर्वर होता है वो कंप्यूटर मॉडल में एक अनुरोध प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल के रूप में अगर कोई करता है तो वो HTTP करता है। HTTP का उपयोग
कर एक कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए HTTP सिक्योर प्रोटोकॉल है। आपने देखा होगा HTTPS लिखा हुआ, तो ये क्या है, संचार के लिए एक सिक्योर प्रोटोकॉल है। HTTP सिक्योर का संचार HTTP पर होता है। इसका जो संचार होता है HTTPS का, वो HTTP पर होता है, पर इसमें कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या सिक्योर सॉकेट लेयर द्वारा होता है। इसमें जो कनेक्शन होता है वो या तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी द्वारा होता है या सिक्योर सॉकेट लेयर द्वारा होता है। HTTP सिक्योर का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेबसाइट का प्रमाणीकरण। अगर आपने देखा होगा HTTP और S लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि वो उस वेबसाइट का क्या कर रहा है, प्रमाणीकरण कर रहा है और उसकी गोपनीयता और डेटा के आदान प्रदान की वो अखंडता रखता है। ये HTTPS का मुख्य उद्देश्य है। यह विशेष एवं व्यापक रूप से उन इंटरनेट वेबसाइटों के लिए उपयोग में लिया जाता है जहां पर वित्तीय लेन देन होता है, मतलब जहां पर वित्तीय लेन देन होता है या फिर डेटा को गोपनीय रखने की आवश्यकता होती है, वहां HTTPS जो है इस वेबसाइट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ हमने ये सीख लिया कि एक वेबसाइट ओपन करने के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, और आप सबकी समझ में ये अच्छी तरह आ गया होगा। अगर आपसे कोई रह गया है तो आप एक बार इसको पुनः देखें। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।